सुर्ख जरदार उरूसी लिबास में मलबूस नंगे पाँव दोनों हाथों से अपना भारी मलबूस उठाए सरपट भागती बिना पाँव में आने वाली पत्थरों की फिक्र किए बस किसी भी तरह वहाँ से गायब हो जाने के लिए सरगर्दा थी। दौड़ते हुए पीछे मुड़कर एक बार भी इसी घर पर आखिरी निगाह डाली जहाँ इसका कुल सरमाया था। बीएमडब्ल्यू में से अपनी शानदार वजाहत समेत ब्रांडेड डार्क ब्लू थ्री पीस सूट पहने, स्काई शर्ट पर डार्क ब्लू कलर की टाई लगाए, बालों को जेल से सेट किए, शर्ट के बाजू पे इम्पोर्टेंट कफ लेंस लगाए, महंगी तरीन खुशबू में बसा बसाया वजूद अपने चमचमाते हुए जूतों समेत इस बैक वर्ड एरिया के मेन रोड पर उतर चुका था। सर गाड़ी आगे नहीं जाएगी। ड्राइवर की मुअद्दब सी आवाज़ आई, तुम रुको इधर ही, मैं थोड़ी देर में आया। वो गाड़ी से बाहर निकलकर अपने कोट का दरमियाना बटन बंद करते हुए गंभीर आवाज़ में बोला और शाहाना चाल चलता हुआ गली में दाखिल हुआ। मुझे पीछे देखते हुए आगे को दौड़ी थी। अचानक किसी जोरदार टक्कर लगने पर खुद को संभाल न पाई। मुकाबिल ने इसे बचाने के लिए तेज़ी से इसके गिर्द अपना हाथ डाला जो सीधा इसकी कमर पर रखा गया। हिना को अपनी बरहाना कमर पर किसी के गर्म हाथों का लम्स महसूस हुआ तो जी जान से काँप कर रह गई। बज़ाहिर तो उरूसी लिबास के बड़े से दुपट्टे में खुद को कवर किए हुए थी, मगर इस मवाली काशी ने ऐसा बेहुदा उरूसी लिबास इसे पहनने पर मजबूर किया था जिससे इसकी कमर और पीठ अरियां हो रही थी, इसलिए वो खुद को छुपाए हुए थी। इसने एक नज़र इस सजी सवेरी हुई दुल्हन के लिबास में मलबूस इस हसीन मूरत को देखा। फौरन नज़रों का जाविया फेर लिया। हाथ इसकी कपकपाती लजरती हुई मरमरी गजार कमर से फौरन हटाई, मगर इसके वजूद से उठती संदली महक इसे पल भर में अपने हिसार में ले गई। वो खुद को जर्जिश करते इससे एक पल में दूरी बनाया गया, इससे पहले कि वो फिर से भागती। ज़ैदान तख्लुक ने इसकी कलाई पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। शर्म नहीं आती अपने बूढ़े बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? वो धाड़ा, मुझे जाने दो प्लीज़। वो मन्नत भरे अंदाज में अपने सियाह गजार चश्मे से आंसू जारी किए बोली, मगर वह अनसुनी की इसे अपने साथ घसीटता हुआ वापस वहीं ले जाने लगा जहाँ से वो भागती हुई बाहर निकली थी। मुझे वहाँ वापस नहीं जाना, छोड़ो मुझे। वो उसकी मजबूत तरीन गिरफ्त से अपने दूसरे हाथ से जोर लगाकर छुड़वाने की कोशिश करते हुए इसके साथ घसीटती चली जा रही थी। गनिया ने देखा कि काफ़ी वक्त हो गया और ज़ैदान अभी तक वापस नहीं आया तो एहतियात से अपना आप संभाल कर गाड़ी से बाहर निकली। मैडम जी, साहब नाराज़ होंगे। ड्राइवर ने झिझकते हुए मौतबाना अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। वो शॉल अपने गिर लिपटे हुए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए इसी गली में आई जहाँ ज़ैदान तख्लुक गया था। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। बहुत अच्छा किया जो तू इसे लेकर आ गया। बड़ा फड़फड़ा लिया तूने। मवाली काशी ज़ैदान के हाथ से हिना का हाथ छुड़वाकर अपनी गिरफ्त में लेता हुआ बोला, चल बे। मौलवी ने कहा पड़ा। ज़ैदान ने जब देखा कि सामने इसकी पार्टी का अहम तरीन वर्कर गोली लगने के बायस खून में लथपथ पड़ा, जिंदगी की बाजी हार चुका है, तो इसे चंद पल ही लगे इस सिचुएशन को समझने के लिए। छोड़ दो इस लड़की को। ज़ैदान तखल्लुक की गड़गड़ाहट गूंजी। काशी बदमाश इस वक्त अपने गैंग के साथ मौजूद था। ओ शहरी बाबू, अपनी खैरियत चाहता है तो चुपचाप निकल जाए यहाँ से, अपने लफड़े में पड़ने का नहीं। इसने हाथ में मौजूद गन से दान पंदान तानी, वरना वो धमकी आमेज लहजे में बोला, चल बे मौलाना दाढ़ी, तुझे क्या फारसी समझ में आती है? वो कड़े तेवरों से मौलाना साहब को देखते हुए बोला, नूरुलैन बेटा उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या आज? मामा जानी, बस 5 मिनट और। उफ, क्या करूँ मैं तुम्हारा? फिर तुमने मुझे ये कहोगी कि मैंने उठाया नहीं टाइम से। निगाह बेगम इसके ऊपर से कंफर्ट हटाते हुए बोली, ओह मेरी प्यारी मम्मा, उठ गई मैं। वो आँख मसलते हुए उठी थी। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ टेबल पर। वो कमरे से बाहर जाते हुए बोली, ओके मम्मा, मैं अभी आई। वो इनके पीछे से आवाज़ लगाते हुए बोली। 10 मिनट बाद वो फ्रेश सी डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। निगाह बेगम उसके सामने पराठा और ऑमलेट को रख रही थी। सुबह बखैर। शाहबाज तखलुक ने चेयर पर बैठते ही सबको मुश्तरका तौर पे कहा, सुबह बखैर। वो पराठा खाते बोली, फराज़े फर्जा फरजाम उठ गया? शहबाज तलखुद ने निगहत बेगम से पूछा था। नहीं, आज पुलिस स्टेशन नहीं जाना है उसने, इसलिए अब तक सो रहा है। निगहत बेगम उनको नाश्ता सर्व करते हुए बोली, यार तुम नूर को इसके डिपार्टमेंट में छोड़कर फिर अपने डिपार्टमेंट में जाना। जी दादा जान, जैसे आपका हुक्म, अदब से बोला। नाश्ते से इंसाफ करने पर वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए अपनी जगह से उठा।
चलो नूर, वो इसे कहता है बाहर की तरफ निकला। शहबाज तखलुक ख़ानदान के सरबराह थे। वो एक बावक़ार और बारोब शख्सियत के मालिक थे। ख़ानदान में इनके फ़ैसलों को हुर्फ़ आख़िर माना जाता। एक बार जो बात उन्होंने कह दी सो कह दी। किसी दूसरे को जुर्रत भी नहीं थी कि वो इन्हें टोक पाता। जब सब सर झुकाए इनके फ़ैसलों पे सरख़म तस्लीम करते। शहबाज तखल्लुक के 3 बेटे अम्माद तखल्लुक और फ़रहाद तखल्लुक जमात तखल्लुक थे। इन तीनों की शादियाँ शहबाज तखल्लुक ने अपनी पसंद से की थी और वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश भी थे क्योंकि तीनों की शरीक हाथ बहुत अच्छी थी। सबसे बेटे अम्माद तखल्लुक का एक ही बेटा ज़ैदान तखल्लुक जो घर की पहली औलाद और सबका लाडला था। शहबाज तखल्लुक तो इस पर अपनी जान छिड़कते थे। दूसरे बेटे फ़रहाद तखल्लुक के 2 बेटे फ़राज़िम तखल्लुक और यारक तखल्लुक थे, जबकि तीसरे बेटे जमात तखल्लुक की एक बेटी नूरुल ऐन थी। जमात और निगहत बेगम नूरुल ऐन के सर पर सलामत थे, मगर बाकी बच्चों के वालिदैन एक ख़तरनाक हादसे से जाबर न हो सके और आगे पीछे इस शदीद एक्सीडेंट की ताब न लाते हुए इस दार फ़ानी से रुखसत हो गए। तब से इन सब बच्चों के दादा जान शहबाज तखल्लुक ही सबकी बच्चों की कफ़ालत कर रहे थे। ज़ैदान, फ़राज़म और यारिक तीनों की परवरिश की ज़िम्मेदारी शहबाज तखल्लुक ने बहुत अच्छे से निभाई। जमात तखल्लुक ने भी कभी बिजनेस पर तवज्जो नहीं दी। फरहाद और अम्माद ही बिजनेस संभालते थे, मगर इनके चले जाने के बाद जमात ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। अबे रुक तेरी तो, इसने सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर इसकी पुश्त पर मारा। वो जो अबाए में मलबूस ताज़ा ताज़ा माल रोड पर दाखिल होती एक अमीरजादी का कलच इसके शाने से खींचकर भागी थी। एक लफंगा इसका ताक़ुब पड़ने लगा। शर्म नहीं आती तुझे औरत ज़ात पर जुल्म करते हुए? वो रुकी और फिर मुड़ी और फिर फुर्ती से चलती हुई ज़बान के जौहर दिखाने लगी। तुझे शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? तू मुझे क्यों यहाँ आएगी? तो तू मुझे क्यों यहाँ आएगी? ला इधर दे पर्स। क्यों, बाप का माल है? वो तल्ख़ी से मुस्कुराई। मेरे नहीं तो कौन सा तेरे बाप का माल है? जल्दी दे, अब उनका टाइम खोटा ना कर, चल जल्दी दे। वो हाथ के इशारे से इससे क्लच मांग रहा था। क्यों हिस्सा चाहिए कमीने तुझे? मेरी मेहनत की कमाई ऐसे कैसे दे दूँ तुझे? क्या बहन ब्याई है? ये ले, अभी देती हूँ तुझे हिस्सा। वो पाँव में मौजूद चप्पल का इसकी तरफ पूरा निशाना ताककर फेंकते हुए चिल्लाए, और आओ देखा न ताऊ चप्पल निशाने पर लगी भी या नहीं। अपना बाय उठाए सर पर दौड़ लगा दी। शुक्र के निशाना चौका। वो दुगनी तेजी से इसके ताक़ुब में दौड़ा और एक ही चुस में इसे जा लिया। इसे तेजी से हाथ में पकड़ा, क्लच अबाए के अंदर शर्ट के गले में घुसाया। बड़ी महफूज जगह तलाश की छुपाने की। वो मैंने ख़याली नज़रों से देखता हुआ कमीनेपन की इंतहा को छूते हुए बोला, अपने आप निकाल दे, वरना मैं निकालूंगा तो मुझे मुझे भी मज़ा आएगा और शायद तू भी यही चाहती है। वो आंख मारकर बोला, शट अप। वो इसकी बकवास पर चिल्लाई। वाह, आजकल के चोरों को अंग्रेज़ी भी आती है, तमसखाना अंदाज में कहा गया। वो धप से सड़क पर बैठी। बस हो गई इतनी देरी में। वो दांतों की नुमाइश करते हुए लफराना अंदाज में बोला, बस तो तेरी कराऊंगी छिछोरे। वो अपने दोनों हाथों को मुट्ठी से भरकर इसकी आंखों की तरफ करके उछालते हुए नखूस से बोली। एकदम से आंखों में पड़ी मिट्टी से सारे मंजर धुंधला गए। आंखों में होने वाली दर्द और खाली से निजात पाने के लिए इसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उमर किधर मर गया? इसने पॉकेट में से मोबाइल निकालकर कांस्टेबल उमर को कॉल की। जी सर, इसने झट से कहा। जी सर के बच्चे बाइक लेकर रोड की दूसरी तरफ पहुंच। जी सर, बस अभी आया। इसने जल्दी से फ़ोन पॉकेट में डाला, फिर कोक का आखिरी बड़ा सा घूंट अंदर उंडेल कर दुकान से बाहर को भागा और भागता हुआ बाइक पर बैठा। ये सर को भी ईद के दिन सुकून नहीं आना था। खुद आराम करते हैं ना किसी और को ईद मनाने देते हैं। यही तो दिन है चोरों का, इन्हें भी चोरी करके ईद मनाने दे और मुझे भी। पर ना जी, वो जिले दिल के भुपोले भगोड़ता बाइक को किक मारकर स्टार्ट करते हुए बेजारी से बोला, आइए सर बैठिए। जैसे ही फराज बाइक पर बैठा, चल उछल कर नीचे उतरा। बाइक क्या धूप में खड़ी की थी? जी सर, वो खिसियाते हुए अंदाज निकाल कर बोला। जाहिल इंसान, सारा कुछ जला डाला। वो जलकर तेज आवाज़ में बोला। गले में मौजूद गहरा लगे स्कार्फ को खोलकर सीट पर बिछाया, फिर इस पर बैठते इसके शाने पर हाथ मारा। चल अब। उमर ने बाइक स्टार्ट की। सर, जान की अमान पाऊँ तो एक बात पूछूं? बोलो, इसने सख्त आवाज़ में कहा। सर, आज बहुत गुस्से में। क्या हुआ? होना क्या था? एक छटांग भर की लड़की मुझे मुझे यानी एसपी फरजाम तखलुक को चूना लगा गई। ईद उल अज़हा के मौके पर मुझे ही बकरा बना गई, बकरी कहीं की। एक दफ़ा मिल जाए फिर देखना तुम, इसी की कुर्बानी करूँगा। वो इसी के बारे में सोचता हुआ एक बार फिर से बेच व ताप खाकर रह गया।
पहली बार हुआ था किसी लड़की को देखकर जाने किस कोने में छुपा इसका ट्रक बन बाहर आया था। इसे याद करके खुद ही हंसी आई। लाहौर के माल रोड पर वाकई चमन के करीब से गुजरते हुए इसकी नज़र फुटपाथ पर बैठी हुई इसी लड़की पर पड़ी। वह वही सियाह बड़ी बड़ी आंखें जिन पर घनी खमदार पलके सियाह फकन थी, वही सियाह अबाया। रुक यार, फरजाम ने उमर को बाइक रोकने के लिए कहा। एसपी फरजाम तखल्लुक ईद के दिन हुलिया तब्दील करके ऐसे ही चोरों की तलाश में सरगर्दा थे। खिड़की में खड़े सूरज को गुरूब होते देखती वो खुद भी गहरी सोच में डूबी इसी मंदिर का हिस्सा मालूम हो रही थी। परिंदे कतार दर कतार अपने आशियानों की तरफ जाने रवा दवा थे, मगर शायद इसकी ही जिंदगी जमूत का शिकार होकर रह गई थी। वो जब कभी भी सूरज गुरूब होता देखती तो एक बेनाम सी उदासी इसे अपने गिर्द महसूस होती। कुछ वैसा ही कर इसकी जिंदगी आंखों में आन बसा जो शायद अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बनता जा रहा था। हिना, क्या बात है बेटा, किस गहरी सोच में गुम हो? अपनी जान से प्यारे दा बाबा की आवाज़ सुनती हुए चौंक कर पलटी। पीछे खड़े इसके बाबा की तरफ देखा। इनके चेहरे में परेशानी के साए नुमाया हो रहे थे। वो कभी भी इन्हें इन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं देखना चाहती थी। कुछ नहीं बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो चेहरे से उदासी हटाने की पूरी कोशिश करते हुए हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। तो रहीम बख्शा के चेहरे के अथराव जड़ों में नरमी बिखरी और बस यही एक लम्हा था जब इसके गुजरे मोहम्मद साल का हर गम गलत हो जाता था। कुछ देर पहले तक जो चेहरा उदास था, अपने बाबा को खुश देखकर जिंदगी से भरपूर मुस्कान लिए जगमगा उठा था। वो भागकर अपने बाबा के सीने से लगी। बाबा की जान, अगर आप हमजा से शादी नहीं करना चाहती हो तो बताओ मुझे। मोहब्बत से इसका माथा चूमकर वो नरम आवाज़ में बोले। इनकी आवाज़ भी इनकी शख्सियत शख्सियत जैसी थी, नरम और मेहरबान थी, हर दर्जा हलावत समटे हुए थी। बाबा, आपकी खुशी में मेरी खुशी, बस मुझे एक बात का गम है। अभी सिर्फ मैट्रिक के पेपर्स दिए हैं, मुझे अभी और पढ़ना था, कॉलेज जाना था, फिर यूनिवर्सिटी भी, मगर ये सब एक ख्वाब ही रह जाएगा शायद। इसने यासियत से कहा। बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं और इस मवाली काशी ने हम दोनों की ज़िंदगी अजीरन बना दी है। मैं तेरे लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, तुझसे जल्द से जल्द एक मजबूत सा साहिबान फराहम कर देना चाहता हूँ, वरना इस काशी से तो कुछ भी बैत नहीं। जो दिन दिहाड़े यहाँ आकर हमें धमकियाँ दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक बार तुम्हारा निकाह हमजा से हो जाएगा तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। ठीक है बाबा, आप परेशान मत हो, जैसा आप मुनासिब समझे, वो गुलूकर लहजे में बोली। रहीम बख्श ने प्यार भरी नजरों से देखते हुए इसके सर पर दस्ते शफ़क़त रखा। रहीम बख्श की एक ही बेटी थी हिना। इसकी बीवी कुछ साल पहले दाग मफारफत दिए इस दुनिया से कोच कर चुकी थी। अब रहीम बख्श एक छोटे से किराए के मकान में अपनी बेटी के साथ कम कसवगी की ज़िंदगी गुजार रहा था। फल का ठेला लगाता था जिससे बामुश्किल ही गुजर बसर हो रहा था। घर के बिल, खाने पीने का खर्च और फिर इसके स्कूल की फ़ीस, और अब इस मवाली काशी ने इन दोनों का जीना हराम कर दिया था। वो अपने मैट्रिक के बोर्ड के पेपर्स देने जा रही थी कि रास्ते में इसी मोहल्ले के मशहूर बदमाश काशी ने इसका रास्ता रोका। गली मोहल्ले के सब लड़के दूर खड़े अपनी अपनी जगह पर मौजूद तमाशा देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो इसे मवाली काशी से बचाते। वो होंकों की तरह एक देखने लगी जहाँ एक से बढ़कर एक नमूना मौजूद था। अब इतनी बन ठन के तो वो कभी भी कहीं नहीं गई थी। सादा से कपड़ों में मलबूस वो हाथ में ज्योमेट्री बॉक्स पकड़े समदम सादे खड़ी थी। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। इसके बाबा ने कहा भी था कि मैं छोड़ा तो, मगर वो इनके काम की वजह से वो इन्हें मना कर गई। इसके बाबा रहीम बख्श फ्रूट की रेडी लगाते थे, सुबह सुबह मंडी जाकर ताज़ा फल लाते थे। बस इसी वजह से इसने मना कर दिया कि इनके काम में खलल ना पड़े, और इन्हें मना कर दिया और ख़ुद ही पेपर देने चली गई थी। मगर वाकई आज आकर पछताने लगी। वो अपने ही ध्यान में चली जा रही थी कि चारों तरफ से इस मवाली काशी के गुंडों ने इसे चारों तरफ से घेरा। किधर जा रही हो, चमक चल लो। काशी जो शक्ल से आवारा लग रहा था इसकी तरफ झुकता हुआ बोला, जबकि इस बिन बुलाई मुसीबत को देखकर इसके हाथ पांव फूलने लगे। देखिए, मुझे जाने दे, मेरा पेपर है, वो हिम्मत बांध कर बोली। ए लड़की, तुम जानती नहीं हो हमारे काशी भाई को, वरना। इनमें से एक लड़का इसे पावर करवाने लगा। अगले पल वो एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर इसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ मुड़ गया, जिससे इसके मुंह से दर्द के मारी चीखें निकल गई थी। मोहल्ले वाले महज खामोश तमाशाई बने खड़े थे। किसी में भी इससे भीड़ियों की छत्ते में हाथ पड़ने की हिम्मत नहीं थी। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू आए तो इसने हाथ छोड़ा। वो जान छूट जाने पर भागती हुई आगे बढ़ गई।
پھر ہر بار ایسے ہونے لگا، وہ روز اس کا پیچھا کرتا، کچھ کہتا نہ تھا، مگر اس کے گھر سے اسکول اور اسکول سے گھر تک پہنچنے تک اس کا پیچھے پیچھے رہتا۔ اور آخر پیپر والے دن تو گھر آ کر اس کے بابا رحیم بخش کو دھمکا کر گیا تھا کہ وہ اس جمعے کو اس سے نکاح کرنے آئے گا۔ بابا آپ کسی سے بات کریں نا، وہ اس موالی سے ہمارا پیچھا چھڑوائے، بیٹا ہم غریب لوگوں کی کون بات سنے گا، پولیس بھی ان گنڈوں سے ڈرتی ہے، ہماری کیا اوقات، کون سنے گا ہماری فریاد۔ بابا آپ جن جماعت میں کام کرتے ان سے بات کریں۔ نہیں بیٹا وہ بڑے لوگ ہیں، ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے جھگڑوں میں کیوں پڑیں گے۔ بابا آپ بھی تو ان کی خاطر اپنی جان کی پرواہ کیے بنا جلسے جلوس میں پیش رہتے ہیں، تو کیا وہ اپنے کارکنان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ایسی بات نہیں، ہمارے MBA زدان صاحب بہت نیک اور رحم دل انسان ہے، ان کی تعریف میں رد و رسان ہوئے ہیں، تو ان سے بات کریں نا، وہ ضرور ہماری مدد کریں گے۔ زیدان تخلو MBA کے عہدے پر فائز ایک مشہور ترین سیاسی لیڈر تھے۔ رحیم بخش ان کے ہر جلسے جلوس میں شرکت کرتا اور فعال کردار ادا کرتا، اس لیے وہ زیدان تخلق کی نظروں میں تھا۔ کبھی کبھار راستے سے گزرتے ہوئے گھر کے لیے بھی اپنے ڈرائیور سے کہہ کر رحیم بخش کے ٹھیلے سے پھل خرید لیتا۔ اس طرح غریب عوام بھی اس کے عاجزانہ انداز سے متاثر تھے۔ وہ جب بھی کوئی جلسہ ہوتا بنا سوچے جوش و خروش سے اس میں حصہ لیتے۔ زیدان تغلب اپنے اسٹیٹس میں تو زبان زد عام تھا ہی، بلکہ ان کے علاوہ عام عوام کے دلوں میں بھی جگہ بنا چکا تھا۔ نہیں بیٹا ان جیسے بدماشوں سے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، بس تم جلد سے جلد باخور عافیت اس گھر سے رخصت ہو جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تبھی رحیم بخش نے اپنے محلے کے ایک جاننے والے کے بیٹے حمزہ سے اس کا رشتہ طے کر دیا اور ایک دن پہلے جمعرات کے روز نکاح طے ہو گیا۔ آج وہ دن بھی آن پہنچا جب اس کا نکاح تھا۔ اس کے سسرال سے اس کے لیے نکاح کا جوڑا آیا۔ محلے کی ایک لڑکی جو اس کے اسکول کی دوست تھی اسے تیار کرنے آئی تھی۔ جب وہ تیار ہونے لگی تو لہنگے کے ساتھ مختصر سی چولی دے کر ٹھٹکی، آنکھیں حیرت سے دو چند ہو گئی، اپنی سہیلی کے سامنے شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ بابا بتاتے کہ وہ لوگ بہت شریف لوگ ہیں، وہ کبھی بھی ایسا لباس نہیں بھیج سکتے۔ بالآخر اس کے منہ سے خاموشی کا قفل ٹوٹا، پہن لو جیسا بھی ہے ورنہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، میں تمہارا دوپٹہ اچھے سے سیٹ کر دیتی ہوں، کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ مگر وہ گہرا سانس بھر کر بولی، کچھ اگر مگر کا وقت نہیں، جلدی سے تیار ہو جائے، تمہارے سسرال والے پہنچنے والے ہوں گے، انہوں نے ہی بھیجنا ہے، اور کون بھیجے گا شادی کا جوڑا۔ وہ دل پر پتھر رکھے وہی لباس پہننے لگی۔ سرخ روسی لباس نے اس کے نوخیز حسن کو دو آتشا بنا ڈالا تھا، اوپر سے سرخ میک اپ اس کی سفید رنگت پہ عجب جھاپ دکھلا رہا تھا۔ پریوں کے حسن کو مات دیتی ہوئی سادہ سی میک اپ میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بات لینے کے بعد وہ ٹاول کمر کے گرد لپٹے ڈریسر کے سامنے کھڑا اپنے گیلے بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ آنکھوں میں اس کا عکس دکھائی دیا، لبوں پہ دھیمی سی مسکراہٹ بکھری۔ یاری تمہاری شرٹ، نور نے جھٹ سے دروازہ کھولتے کہا اور شرٹ والا ہاتھ آگے کیا، مگر اسے شرٹ لیس دیکھ کر فوراً نظروں کا زاویہ پھیر لیا۔ ذرا ایٹیکیٹس نہیں ہے تم میں، کسی کے روم میں آنے سے پہلے بندہ ڈور ناک کر لیتا ہے۔ وہ اچانک اس کے وارد ہونے پر جھنجھلا کر غصے سے بولا، سوری، وہ منمنا کر رہ گئی، تم جلدی سے تیار ہو جاؤ، جونی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بولی، کتنی بار کہا ہے بھائی بولا کرو، بڑا ہوں تم سے۔ وہ اس کے ہاتھ سے شرٹ کھینچ کر غزیرے لہجے میں بولا۔ وہ کوئی بھی جواب دیے بغیر ہی کمرے سے باہر نکل گئی اور اپنے دھڑ دھڑ دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی، پھر تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی، جبکہ یاری تلخ نے اپنی شرٹ کے اوپری دو بٹنوں کو کھلا رہنے دیا جس میں اس کی سفید باڈی جھلک رہی تھی، بالوں کو پیشانی پر بے نیازی سے بکھرا رہنے دیا، لبوں پر الوئی مسکراہٹ سجا ایک شاندار سیلفی بنانی، انسٹا پر اپنے اکاؤنٹ پہ اپلوڈ کر دی، پھر باقی کی تیاری مکمل کرتے ہوئے کمرے سے نکلنے سے پہلے اپنے موبائل پہ آخری نگاہ ڈالی۔ چند منٹوں میں اس کی سیلفی پر ہزاروں کی تعداد میں لائکس کی بھرمار ہو چکی تھی، جس میں زیادہ تعداد صنف مخالف کی تھی۔ اس کی سٹائل کی تو لڑکیاں دیوانی تھی، مگر وہ صرف ایک کا دیوان تھا جو اسے گھاس ہی نہیں ڈالتی تھی۔ شانے کی ایک طرف بیگ ڈالے وہ یونی جانے کے لیے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ الارم کلاک کی آواز سے کمفرٹ میں لپٹے وجود میں حرکت ہوئی، اگلے ہی لمحے دلبرا کمفرٹ سے ہاتھ باہر نکال کر الارم بند کر کے دوبارہ سو چکی تھی۔ یہ سلسلہ 2 بار چلا تھا، مگر تیسری بار جو ہی الارم کی آواز آئی فوراً سے بیشتر آنکھیں کھولی اور ایک ہی چیز پہ بیڈ سے چھلانگ لگاتی واش روم میں بند ہو گئی اور جلدی سے شاور لے کر نکلی، مگر یہ کیا، یونی میں صرف 40 منٹ رہ گئے تھے، جن میں سے آدھا گھنٹہ تو جانے میں ہی لگ جانا تھا۔
तेज़ी से बाल संवारने के बाद वो एक नज़र बैग में मौजूद चीज़ों पर डालती कमरे से बाहर जाने लगी, मगर कुछ सोचती हुई मुड़ी और एक नज़र आईने में खुद का जायज़ा लेने लगी। शॉर्ट फ्रॉक और कैपरी में मलबूस, सर में स्टॉलर लिपटे बगैर किसी आरइश के भी हसीन लग रही थी। दिल को खुद को एक नज़र देखने में देखती हुई यूनि में आने वाली लड़कियों की मतवक़्क़ा ड्रेसिंग का सोचती बेख्तियार छिछली ले गई थी। अपने आप को देखा, इसके लबों पे ज़ख्मी सी मुस्कुराहट बिखरी। आंखें बंद की तो अपनी माँ का चेहरा दिखाई दिया। इनका चेहरा देखती आंखों को तरावट मिली। फिर तेज़ी से चलती हुई हॉस्टल के दरवाजे से बाहर निकल गई। अभी वो गेट से इंटर हुआ था कि सामने इसे वो किसी लड़की के साथ बातें करती हुई नजर आई। वो चेहरे पे शरारती मुस्कुराहट सजाए बड़े बड़े कदम उठाता अगले लम्हे इसके पास पहुंच चुका था। ओह 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 प्रिंसेस, कैसी हो? दिल जो फातिमा से बातों में मगन थी, इसकी आमद और इसके अल्फाज पे सख्त है शर्मिंदा हुई। जबकि नूर तो यारी की दे के दिल से तकल्लुफ़ी पर दिल मसरूर कर रह गए। यारी कितनी बार कहा है मुझसे हाथ में रहकर बात किया करो, फजूल नामों से मत बुलाया करो। वो तीखे चितानों से घूरते हुए बोली। कुछ लम्हों के लिए खामोशी छा गई। दिल, चलो क्लास का वक्त होने वाला है। इन दोनों को खामोश खड़ा देखकर नूरुल अहद खुद ही बोल पड़ी। समझ जाओ यारी, दोबारा किसी के सामने मुझसे बिला वजह फ्री होने की कोशिश भी मत करना। वो उसको झाड़ पिलाती नूर का हाथ पकड़कर चलती बनी। यारी ताल्लुक, अब ये दिन भी आने थे कि सुबह सुबह इतनी बेइज्जती, वो भी एक लड़की के हाथों। वो अफसोस सा अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया, जबकि दूसरी तरफ यारी के दिल के हाथों से बेइज्जती देखकर नूर के रग व पे में ढेरों ढेर सुकून उतरा।